नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी यूपीएससी सीएपीएफ में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे वो हमने देखे थे और उसके साथ ही हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया था। आइए आज आगे के क्वेश्चन बढ़ाते हैं। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। आपको ये बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अ पर्सन, यानी आपको ये पहचानना है चार ऑप्शंस में से कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। ध्यान से पढ़िए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोजिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार एक ही पर्सन को प्रोजिक्यूट करने के खिलाफ प्रोटेक्शन दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपको कानून के द्वारा यह सुरक्षा दी गई है कि आपको एक ही ऑफेंस के लिए दो बार पनिश नहीं किया जा सकता। आगे पढ़िए। सेकंड में ये बोला गया है टू रिफ्यूज टू गिव हिज और हर सैंपल ऑफ हैंडराइटिंग एज एविडेंस टू सपोर्ट अ प्रोजिक्यूशन अगेंस्ट हिम हर। इसका मतलब ये है कि आप रिफ्यूज कर सकते हो सैंपल ऑफ हैंडराइटिंग को अपने ही खिलाफ एविडेंस बनने से। तीसरा देखिए टू एक्ट एज विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ हर सेल्फ, आपको खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। और चौथा बोला गया है राइट नॉट टू बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस, यानी जब किसी ने कोई क्राइम किया है उस टाइम पे उस चीज़ के लिए पर्टिकुलर कानून क्या बना उसी के अकॉर्डिंग उसे सजा दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लेट सपोज किसी चीज़ की चोरी की गई और उस चोरी के अंदर हमारे लॉ बुक में लिखा हुआ है कि 10 दिन की सज़ा मिलेगी, ये मैं आपको एग्जाम्पल सिनेरियो बता रहा हूँ, तो फिर उस कानून के रहते ये नहीं बोला जा सकता कि इस पर्सन को 20 दिन की सज़ा दी जाएगी। इन चीज़ों की प्रोटेक्शन हमें दी गई है। तो आइए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे डिटेल में समझते हैं। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है। राइट, पढ़िए आप यहाँ पे क्या है। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, क्या क्या आपको प्रोटेक्शन दी गई है। सबसे पहला है नो एक्स फैक्टर लॉ। इसका मतलब ये है कि जब भी ऑफेंस कोई होगा उसके वायलेशन के टाइम पे जो लॉ बना होगा उसी के तहत उसे सजा देने का प्रावधान है। दूसरा ये बोला गया है कि जो भी पेनल्टी है उसके अंदर उससे ज़्यादा पेनल्टी आपको नहीं लगाई जा सकती जिस टाइम पे वो लॉ एग्जिस्टिंग है। उसके बाद आपको सबसे ज़रूरी बात नो डबल जेओपार्डी। ये चीज़ें आपके मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए आप ध्यान से समझते चलिए। नो डबल जेओपार्डी का मतलब ये है, ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये है कि एक ही पर्सन को दो बार सजा नहीं मिलेगी, इसके लिए उससे जेओपार्डी प्रदान है। ठीक है, आगे बोला गया नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपको खुद के खिलाफ विटनेस या फिर जो भी जिसने ऑफेंस किया है उसे खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता, एक्यूज्ड को खुद के खिलाफ विटनेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर लीजिए, या इससे पहले चलिए और एक दो बातें और यहाँ पे देख लेते हैं। वो ये है कि एन एक्स फैक्टर लॉ इज़ वन दैट इम्पोजेज पेनल्टीज रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो प्रोटेक्शन अगेन, यहाँ पे देखिए इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और अ जुडिशियल ट्राइब्यूनल। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसीडिंग्स आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के खिलाफ नहीं दी गई है, जो कि नेचर में जुडिशियल नहीं है। अब इसका मतलब ये बनता है, इसके बाद और एक बात ये बोली गई है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो एक्सटेंड कर सकती है ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, लेकिन ये कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, कंपल्सन टू गिव थंब इंप्रेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेन एंड कंपलसरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, इन चीज़ों की प्रोटेक्शन आपको नहीं दी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ज़रूरी चीज़ है, मटेरियल ऑब्जेक्ट है, उसे मंगवाना है तो आप नहीं बोल सकते, या जिसने भी ऑफेंड किया वो ऑफेंस किया है वो ये नहीं बोल सकता कि मैं स्पेसिमेन या सिग्नेचर नहीं दूंगा, वो इस काम के लिए बाध्य है। ठीक है, ये आर्टिकल 20 के अंदर बताया गया है। तो इसका आंसर फिर क्या बनता है बताइए। आप ऐसे भी सोचिए ध्यान से। सबसे पहली बात, एक इंसान को एक से ज़्यादा बार सजा नहीं दी सकती। ठीक है, खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बना सकता, ये भी बिल्कुल सही है। अब जो लॉ बना जिस टाइम पे उसके अकॉर्डिंग ही उसे सजा देने का प्रावधान है, यानी आंसर बी बनता है। ये प्रोवाइड नहीं किया गया है कि आप अपना सैंपल रिफ्यूज कर सकें। ठीक है, आपको हैंड राइटिंग वगैरह जो जो चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए कहा जाएगा वो करना पड़ेगा ऑफेंडर को। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैं ये रेफरेंस लिया हूँ मैंने लक्ष्मीकांत का, आप वहाँ पे आर्टिकल 20 और 21 बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन दो आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो इलेक्टोरल कॉलेज बनाई जाती है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से चीज़ें शामिल होती हैं वो देख लीजिए आप। ये देखिए यहाँ पे मैंने
अपना नोट्स जो बनाया उसे लगा दिया, हालांकि क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड हो गई, बट आप देखिए इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन से आते हैं, इलेक्टेड मेंबर आते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, जिन्हें आप सांसद बोलते हो। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, यहाँ वर्ड पे फोकस करिए, इलेक्टेड की बात बोली जा रही है, जिन्हें आप विधायक कहते हो। इलेक्टेड मेंबर आते हैं दिल्ली और पुडुचेरी के, अब तो जम्मू कश्मीर के भी आएंगे ना। और नॉमिनेटेड और लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं आते, इसलिए मैंने कट कर दिया है। अच्छा, नॉमिनेटेड क्यों नहीं आते? देखिए, आप लॉजिकल चीज़ों को सोचेंगे तो आपको याद रखने में लंबे समय तक मदद मिलेगी। नॉमिनेटेड इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि राष्ट्रपति खुद उन्हें नॉमिनेट कर रहे हैं, हो सकता है वो बायस्ड हो जाए इसलिए। और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों? क्योंकि किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आई थिंक 7 स्टेट थी ना, पर 6 हो गई थी, तो 6 स्टेट में है, बाकी में नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो भी बायसनेस एक तरह की हो जाएगी, क्योंकि सारे स्टेट को इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आज मैं आपको पूरी बातें समझा दूंगा इससे रिलेटेड। पहले अब आंसर पे आते हैं, तो ध्यान से वर्ड को पढ़ लीजिए, क्या बोला गया है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा बिल्कुल सही है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, देखिए ध्यान से पढ़िए, असेंबली की बात की जा रही है, बिल्कुल सही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं? नहीं, तो आंसर क्या बना, A1 and 2। इजी क्वेश्चन था ये, और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, प्रेसिडेंट से रिलेटेड बातें कहा क्या क्या है। सबसे पहले पार्ट 5 में इस बात का जिक्र मिलता है, आर्टिकल 52 से 58 में। इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल शामिल है। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भारत के ये प्रथम नागरिक होते हैं। इलेक्शन तो डायरेक्टली नहीं होता है, यानी आप और मैं चुनाव में, जो भी कॉमन सिटीजन है, वो इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते। अभी प्रेसिडेंट का चुनाव काफ़ी चर्चा में है, और एनडीए गवर्नमेंट ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपनी तरफ से खड़ा किया है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्शन होता है। देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एमपीज आएंगे, और लेजिस्लेटिव असेंबली के एमपीज आएंगे, और दिल्ली पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली आएंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब वेयर एन असेंबली इज डिजॉल्व मेंबर सीज टू बी क्वालिफाइड टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। बिल्कुल सही बात है, ये तो होना ही चाहिए। जहाँ पे असेंबली डिजॉल्व हो गई, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे। यानी कौन कौन से लोग भाग लेंगे, आप बताइए। सांसद होंगे, विधायक होंगे। ठीक है, आइए वोट वैल्यू को समझते हैं। इसके पीछे एक बड़ा गणित छुपा हुआ है, उस गणित को मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होती है वोट वैल्यू। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, बट ये यूपीएससी में कंटिन्यूअसली 2-3 सालों में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, तो वो सारे क्वेश्चन भी करेंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए, वैल्यू कैसे काउंट किया जाता है। वोट ऑफ वैल्यू क्या होती है एक सांसद की, वो देखिए। सबसे पहले विधायक की देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया जाएगा, स्टेट की पॉपुलेशन ली जाएगी, और इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से उसे डिवाइड किया जाएगा। अब आप एक बात बताइए, क्या प्रत्येक स्टेट की पॉपुलेशन सेम है? बिल्कुल नहीं। तो क्या वोट की वैल्यू वेरी नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एमएलए की वोट की वैल्यू जो है वो वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है जिसमें आप पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो इलेक्टेड मेंबर को। आइए इसे और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, तो वोट वैल्यू को एग्जैक्टली निकाला कैसे जाता है समझते हैं। बहुत ही आसान वे में आपको समझना है। देखिए, एमएलए की वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले आप अपने स्टेट का पॉपुलेशन ले लीजिए। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया आंध्र प्रदेश का। मान लीजिए आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन 1971 सेंसस। अच्छा, आप बोलेंगे अभी तो 2011 का सेंसस यूज़ कर सकते थे, बट क्यों नहीं किया? क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने पुराने सेंसस को रखा है, क्योंकि इससे ये प्रॉब्लम हो जाती कि फिर सभी स्टेट इस होड़ में लगे रहते हैं कि सीटें बढ़ानी है तो जनसंख्या भी बढ़ाई जाए। तो इसी चीज़ की रोकथाम के लिए ये पुराने सेंसस यूज किए जाते हैं। असेंबली में सीटें कितनी है? 175। अब वोट वैल्यू देखिए कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहले आप स्टेट की पॉपुलेशन लिखोगे, जितनी भी है, 3 करोड़, 4 करोड़, 30 करोड़, जितनी भी आप लिख लीजिए। उसके बाद, या 30 करोड़, जितनी भी है, उसके बाद आपको क्या करना है, 175 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि जो सीटें हैं स्टेट असेंबली के अंदर वो 175 है, और इसे फर्दर 1000 से डिवाइड कर देना है। फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले हमने पॉपुलेशन लिया है, उसके बाद जितनी भी सीटें हैं उस स्टेट के अंदर उसे लिया है, और उसे फर्दर 1000 से डिवाइड कर दिया है, और इस तरह से वैल्यू कितनी निकल करके आई? 159। अब ये 159 किस स्टेट के लिए है बताइए? हर स्टेट में वैल्यू चेंज होगी ना? हाँ, क्यों होगी? क्योंकि पॉपुलेशन अलग अलग है। तो अब बताइए यहाँ पे द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ ईच स्टेट असेंबली इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन द असेंबली बाय द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ईच मेंबर। ये बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया, ये वैल्यू 159 निकल के आई। इसे फर्दर आप सीटों से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको स्टेट की जो वैल्यू है एमएलए की, वो निकल करके आ जाएगी। अब देखिए एमपी का समझ लेते हैं। एमपी के केस में क्या है, देखिए, द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द स्टेट एडेड टुगेदर इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आइए इसे और एक फॉर्मूला से समझते हैं।
एमपी की वोट वैल्यू का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे पढ़िए, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए की जितनी टोटल वैल्यू आई हमने कैलकुलेट की थी, जितनी भी आई उससे आप डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज से। जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज हैं उनसे आप डिवाइड कर दोगे तो वो एक वोट की वैल्यू, एक एमपी की वोट की वैल्यू निकल करके आएगी। ये प्रेजेंट में कितना चल रहा है, अराउंड 700 के समथिंग चल रहा था, बट ये थोड़ा घट जाएगा क्योंकि अभी हमारा जो न्यू यूनियन टेरिटरी है वो भी शामिल की जाएगी उसके बाद। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। अच्छा, और तरीकों पे बात करते हैं। ये तो वोट वैल्यू की बात हो गई, तो वोट वैल्यू मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखना है, देखिए, जब एमएलए की बात की जाएगी तो आपको टोटल पॉपुलेशन सोचना है स्टेट का और उसे डिवाइड कर देना है जितनी भी सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर है, यानी विधायक के नंबर से, और फिर उसे फर्दर 1000 से डिवाइड कर देना। ये एमएलए का है। एमपी के केस में क्या है बताइए, सबसे पहले आप एमएलए की वोट वैल्यू निकालोगे, जितनी भी आएगी उससे आप डिवाइड कर दोगे एमपीज के नंबर से, कितनी एमपीज है उससे। बस यही दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, आपके सारे क्वेश्चन लगभग इससे सॉल्व हो जाएंगे। और भी मैंने बातें लिखी हुई कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है। अब ये एफपीटीपी वर्सेस पीआर, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। यानी एफपीटीपी यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसके अंदर विधायक वगैरह के चुनाव होते हैं, जो कि आम जनता जिसे वोट देती है 18+। और लेकिन यहाँ पे जो पीआर वाला जो मेथड है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, वो थोड़ा डिफरेंट है। उसके अंदर क्या होता है, देखिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात की जाती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज ये देखिए, मान लीजिए कि 4 लोग चुनाव में खड़े हुए हैं। उन्हें आप नाम दे दीजिए 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 लोग हैं, ABCD, इनके इस तरह से नाम है। अब क्या होगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले जितने भी लोग इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर आ चुके हैं उन्हें बोला जाएगा आप वोटिंग कीजिए। और वोटिंग इस तरह से नहीं होगी किसी एक पर्सन को जाकर के आप वोट दे दिए। आपको सबसे पहले बोला जाएगा कि आप किसी एक पर्सन को वोट दीजिए। लेट सपोज जितने भी लोग थे उसमें से सबसे ज़्यादा लोगों ने ए को वोट दे दिया फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में। यानी आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा। और जैसे ही फिर मान लीजिए कि सबसे कम जिसे वोट मिले, लेट सपोज डी को मिले, तो अब डी अगली बार जब चुनाव होगा तो उससे वो बाहर हो जाएगा और फिर ये प्रोसेस चलती रहेगी। फिर अगली बार क्या होगा, फिर इन तीनों में होगा। फिर इन तीनों में देखा जाएगा कि सबसे कम किसकी आई, उसे हटा दिया जाएगा। फिर लास्ट में 2 जब बचेंगे तो 50% + 1 वाला सिनेरियो जैसे ही बनेगा, यानी टोटल सीट्स का 50% + 1, उस टाइम पे प्रेसिडेंट की विनिंग मान ली जाएगी। ठीक है, इसी मेथड को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल, यानी आपकी जो वोटिंग्स है उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था CSE 2018 में। इसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि 2017 में इलेक्शन हुए थे, अगेन 2022 में हो रहे हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। इसलिए नेक्स्ट ईयर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे एक्सपेक्टेड है। नाउ पढ़िए, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। क्या ये सही बात है? आगे बोला गया है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MPs ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP ऑफ राज्यसभा। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि चूंकि इलेक्शन के अंदर जो स्टेट की पॉपुलेशन होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए जो वोट की वैल्यू निकल के आती है वो भी अलग अलग आती है। क्यों? फॉर्मूला क्या होता है फिर वैल्यू ऑफ वोट ऑफ निकालने का? मैंने आपको बता दिया, स्टेट की पॉपुलेशन को आप डिवाइड करते हो सीटों की, जितने सीट हैं उस स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में, उससे, और फर्दर उसे 1000 से डिवाइड कर देते हो। तो चूंकि स्टेट की पॉपुलेशन भी अलग अलग है इसलिए वैल्यू भी अलग अलग आती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर फर्स्ट वाला क्या बन गया, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बिल्कुल सही बात बोली जा रही है, अलग अलग होती है। आगे पढ़िए, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MPs ऑफ लोकसभा इज मोर देन दैट ऑफ राज्यसभा। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए क्या किया गया, MPs को सिंपली जो है वो MLA की वोट से उसे डिवाइड कर दिया जाता है। यानी ये फर्स्ट वाला सही है, सेकंड गलत है, आंसर बनता है ए। इजी नहीं था, बट अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो फिर ये आपके लिए सिंपल है, अदरवाइज फिर डिफिकल्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978 इज नॉट करेक्ट। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। इट वॉज हेल्ड दैट आर्टिकल 19 and 21 आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स
दूसरा बोला गया है इट वॉज हेल्ड दैट लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 may नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल 19। उसके बाद बोला गया जो फेयर ट्रायल है वो एलिमिनेट कर देता है बाइसेस को अगेंस्ट द एक्यूज्ड इन द ट्रायल। और सबसे लास्ट में बोला गया राइट टू लाइफ जो है वो अंडर आर्टिकल 21 में राइट टू डाई को इंक्लूड नहीं करता है, यानी यूथेनेसिया की बात नहीं बोली जा रही है। अब आपको एक बात तो ज़रूर पता होगी कि जो हाल ही में 2018 की ये बात है, हाल की नहीं है, देखिए तो ये पढ़िए आप, यहाँ पे ये बोला गया है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट निकल के आया कि राइट टू डाई के अंदर इंक्लूडेड है राइट टू डाई विथ डिग्निटी आर्टिकल 21 में, यानी यूथेनेसिया की मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, अब आपको क्या यहाँ पे समझना है, देखिए तो अब आप बोलेंगे कि ठीक है जो डी वाला स्टेटमेंट है तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि ठीक है इसका आंसर तो फिर डी बनता है क्योंकि राइट टू लाइफ डज इंक्लूड द राइट टू डाई, ये तो गलत बात है। बट यहाँ पे मैंने डी बसु जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक मानी जाती है पॉलिटी की, उसे मैंने इंक्लूड किया है। यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िए, बोला जा रहा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि जो आर्टिकल 19 और 21 है आर नॉट वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स, ये वाटर टाइप कंपार्टमेंट नहीं है। दूसरी तरफ ये भी बोला गया है कि अ लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 19। कहने का मतलब ये है कि जो भी बात आर्टिकल 21 के अंदर आएगी उससे आर्टिकल 91 में लिखी बातों को सेटिस्फाई करना होगा, वो आर्टिकल 19 में लिखी बातों के अगेंस्ट नहीं जा सकती है। A law made by the state which seeks to deprive a person of his personal liberty must prescribe a procedure for such deprivation which may not be arbitrary, unfair or unreasonable। ठीक है, उसके बाद ये पढ़िए, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, ये पढ़िए द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई, यानी ये 2018 से पहले की ही बुक है डेफिनेटली, इसलिए ये एक्टिव यूथेनेसिया को बात की गई थी कि ये इंडिया में लीगल नहीं है। बट 2018 के जजमेंट के बाद तो ये गलत निकल करके आ गया। लेकिन अगर आप इस बुक के अकॉर्डिंग जाते हो तो फिर यहाँ पे आपको बोला जाएगा अ फेयर, ये वाला पार्ट कि इट वाज हेल्ड दैट लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मे नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 19, जो कि साफ साफ गलत है इस बुक के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे पढ़िए, फिर से ये पढ़िए, बोला गया लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मस्ट ऑल्सो, एक सेकेंड, यस, मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल 19। ओके, बी वाला पॉइंट आप पढ़िए, मैं इसे स्टॉप कर दे रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ सको। ये देखिए, ये बी वाला, तो इसके अकॉर्डिंग फिर तो आंसर क्या बनता, बी बनता। लेकिन ऐसे हम लोगों को क्या पता है, इसका आंसर डी है। यानी मे भी अगर ये 2018 से क्वेश्चन पहले सेट किया गया होता तो फिर तो इसका आंसर डी नहीं बनता। लेकिन फिर ये चूंकि 2021 का क्वेश्चन है तो बी और डी मेरे अकॉर्डिंग दोनों सही है। जब तक ऑफिशियल की नहीं आ जाती तब तक हम कुछ क्लेम नहीं कर सकते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को डिटेल में समझ लेते हैं। 7 जज की बेंच बैठाई गई थी 25 जनवरी 1978 में। इसमें यह डिसीजन दिया गया, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से इंटरप्रेट किया गया और पर्सनल लिबर्टी के बारे में नया कंसेप्ट निकल करके आया। क्या है वो कंसेप्ट, देखिए। सबसे पहले फैक्ट समझ लेते हैं कि आखिर किन वजहों से ये केस सामने आया। जो पेटिशनर है मेनका गांधी, उनका पासपोर्ट इशू हुआ था 1976 में, पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967 के तहत। और इसमें यह बोला गया, द पेटिशनर वाज आल्सो नॉट गिवन एनी रीजन फॉर द आर्बिट्ररी एंड यूनिलैटरल डिसीजन ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा उनका जो पासपोर्ट है उन्हें सरेंडर करना पड़ा और कोई इसकी रीजन भी सही नहीं दी गई। तो पेटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और कहा कि मेरे रीड जुरिस्डिक्शन का हनन हो रहा है। और इसके बाद सतवंत सिंह सावनी वर्सेस रामनाथ नाम के जो केस है उसके अंदर यह बोला गया कि राइट टू ट्रेवल जो है वो अंडर आर्टिकल 21 का एक पार्ट है, यानी ये फंडामेंटल राइट है और इसका हनन नहीं किया जा सकता। फिर आगे ये बोला गया कि द अथॉरिटीज हावेवर आंसर्ड दैट द रीजन आर नॉट टू बी स्पेसिफिक इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। इसके रिस्पॉन्स में, ये जब बोल दिया गया, इसके रिस्पॉन्स में पेटिशनर ने एक रीट पेटिशन फाइल कर दिया आर्टिकल 32 के तहत कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया गया है और आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन है। और ये चीज़ें अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दी गई। अब ये पढ़िए, कोर्ट के सामने क्या मुद्दा निकल करके आया, वेदर द फंडामेंटल राइट आर एब्सोल्यूट और कंडीशन एंड व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द टेरिटरी ऑफ सच फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड टू द सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी फंडामेंटल राइट क्या एब्सोल्यूट है, हमें तो पता है आज के डेट में ये एब्सोल्यूट नहीं है। वेदर राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज प्रोटेक्टेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आर्टिकल 21। कुछ सवाल थे सामने। अब इनका क्या आर्ग्यूमेंट्स निकल के आया पेटिशनर का, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इनके आर्टिकल्स का 14, 19 और 21 का हनन किया गया है। अब इसके रिस्पोंडेंट्स में क्या क्या कंटेंशन निकल करके आए वो देखिए।
आर्टिकल 21 में ये फ्रेज शामिल है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और इस प्रोसीजर एंड सच प्रोसीजर डज नॉट हैव टू पास द टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी एंड डज नॉट नेसेसरीली बी इन कॉन्सोनेंस विद आर्टिकल 14 एंड 19। यानी ये बात बोली जा रही है कि आर्टिकल 21 में बोला गया है, ये देखिए यहाँ पे ये आगे फिर और भी बातें निकल करके आई कि कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 10(3)(c) जो है वो पासपोर्ट एक्ट का इज़ वॉइड, ये क्या नल एंड वॉइड इसे डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों? बिकॉज इट वायलेट्स आर्टिकल 14। ये आर्टिकल 14 का हनन है, इसलिए इसे वोट डिक्लेयर कर दिया गया। आगे ये बोला गया आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एग्रीड पार्टी टू बी हर्ड। ठीक है, यानी इसे अल्ट्रा वायर्स भी डिक्लेयर कर दिया गया। अब आगे देख लीजिए, तो फिर ये बातें, ये जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप इसे पोस्ट करके पढ़ भी सकते हैं डिटेल में। ये बेसिकली बात थी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। इसे डिटेल से हम लोग बात करेंगे इसकी भी। पहले प्रेसिडेंट से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन पढ़िए। प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर नहीं है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करने की। दूसरा बोला गया है कि डिसाइड करने की अपने विचार से, अपने विवेक से, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए या नहीं। पार्डन करने की कोर्ट मार्शल के द्वारा। उसके बाद बोला गया है कि टू रिमूव अ जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को हटाने की। तो आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट मार्शल हो या फिर अपना नॉर्मल कोर्ट हो, इन दोनों में कंप्लीट एब्सॉल्व जो पार्डन की पावर है वो प्रेसिडेंट को दी गई है। हालांकि गवर्नर को मार्शल कोर्ट मार्शल में जो पनिश्ड पर्सन, उसे कंप्लीटली एब्जॉर्व करने की पावर नहीं दी गई है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है, डी वाला भी सही है। हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव कर सकते हैं ये, और प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट तो डेफिनेटली है ही। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, यानी ए भी बिल्कुल सही बन जाता है। अब पढ़ लीजिए आप, तो फिर कौन सा आंसर बना? आंसर बना बी। क्यों? क्योंकि जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, ये पावर दी जाएगी स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास, राइट। तो फिर प्रेसिडेंट की ये पावर नहीं है। आइए पावर को देख लेते हैं, क्या क्या पावर है प्रेसिडेंट के पास। बहुत तरह की पावर दी गई है। एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर ये बोला जाता है कि जितने भी सरकार के काम है वो राष्ट्रपति के नाम के साथ किए जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। उसके बाद बोला गया ये अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को। ठीक है, और ये जो प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर है ये इनके प्लेजर के अकॉर्डिंग ऑफिस होल्ड करेंगे ही। और के की भी अपॉइंटमेंट की जाएगी, और भी बहुत सारे पावर्स हैं, ये आप पढ़ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। लेजिस्लेटिव पावर देख लेते हैं। प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के, और इन्हें बहुत तरह की पावर मिलती है। जैसे सबसे पहली तो ये हो गई, पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं और लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन। फर्स्ट सेशन में ये पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे, अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास। 12 मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। किन किन कैटेगरी से बताइए? लिटरेचर से, साइंस से, आर्ट से और सोशल सर्विस से। देखिए ये 4 ही कैटेगरी के अंदर किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन गया था एग्जाम के अंदर कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जो है उन्हें किस कैटेगरी के अंदर नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, और ऑप्शन इस तरह से थे, लिटरेचर, साइंस, उसके बाद आपको दे दिया गया था सोशल सर्विस, और सबसे लास्ट में था स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसका स्पोर्ट्स बहुत लोगों ने आंसर टिक कर दिया, बट स्पोर्ट्स तो कैटेगरी है ही नहीं। सोशल सर्विस के अंदर उन्हें नॉमिनेट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, अब आगे पढ़ लेते हैं। बिल की बात की जाती है कि बिल तभी पास होगा जब प्रेसिडेंट के मंजूरी पर लाया जाएगा, और प्रेसिडेंट उन्हें रोक भी सकते हैं। बहुत तरह की फाइनेंशियल पावर भी होती हैं, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाना। डिप्लोमेटिक पावर भी होती हैं और जुडिशियल पावर भी होती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इन बातों को आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला गया है। Yes, on the 26th January 1950, we are going to enter a life of contradiction. In politics, we will have equal and social and economic life, we will have inequality. ये बोला गया है कि पॉलिटिक्स के अंदर हमें इक्वलिटी मिलेगी, और सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हम असमानता देखेंगे। ये कथन था BR अम्बेडकर जी का। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। ये NCERT से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये CSE 2003 का क्वेश्चन है। बोला गया है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड कौन सी बातें जो है वो सही है। पहला बोला गया था कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MLA का हमने वैल्यू निकाली है। बोला गया है स्टेट इक्वल्स है ये किसके? स्टेट पॉपुलेशन के। यहाँ पे इंटू 100 दे दिया गया है ना, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? स्टेट पॉपुलेशन बाय में नंबर ऑफ इलेक्टेड MLA,
और इसी के साथ यानी कि यहीं पे बाय में डिनोमिनेटर में 1000 लिखना रहता है, बट यहाँ तो 100 की बात बोली गई है, बिल्कुल ही गलत है। तो 1 को आप एलिमिनेट करेंगे तो ए और सी चला जाएगा, आपके पास बचेंगे बी और डी। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड MP इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वोट ऑफ ऑल इलेक्टेड MLAs एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs। देखिए क्या बात बोली जा रही है कि जो इलेक्टेड MP की जो वैल्यू है वो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इलेक्टेड MLA एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MLAs आएगी। ये हमने बिल्कुल सही देखा हुआ है, ये मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, देखिए इसे पढ़िए आप दोबारा। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MP क्या होती है? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs बाय में किया जाता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs। ठीक है, ऊपर में क्या होता है? MLAs की वोट वैल्यू, और नीचे नंबर, किनका नंबर? MPs का। राइट, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। आइए अब उसी क्वेश्चन पे दोबारा लौटते हैं। तो फिर ये क्या था? बिल्कुल सही था, सेकेंड वाला। और लास्ट में क्या बोला गया है? देयर वेर मोर देन 5000 मेंबर। नहीं, 5000 मेंबर्स, और वो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। बिल्कुल भी गलत है ये, 4-5 मेंबर मुश्किल से होते हैं। ठीक है, बहुत बार तो निर्विरोध भी चुन लिया जाता है। आपको ये बताना है कि हमारे देश के फर्स्ट अनअपोज्ड प्रेसिडेंट कौन थे, और क्या सिनेरियो बनी कि उन्हें अनअपोज्ड ही चुन लिया गया। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। आइए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आपको बोला गया प्रियम्बल के बारे में कौन सी बात गलत है? द टर्म सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज नॉट देयर इन द प्रियम्बल ओरिजिनली। यानी हमारा जब प्रियम्बल इनिशियली लागू किया गया, आपको ये बताना है कि प्रियम्बल जो है उसे प्रस्तुत जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कौन से सेशन में किया गया था, और उसका नाम क्या था। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ और नाम से उस टाइम पे बोला जाता था, वो आपको बताना है। द प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर। क्या बेसिक स्ट्रक्चर प्रियम्बल में होता है? उसके बाद बोला गया बाय इटसेल्फ द प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यानी प्रियम्बल जो है वो कायदे से लागू नहीं करवाई जा सकती। कहने का अर्थ ये है कि अगर प्रियम्बल का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा करके ये नहीं बोल सकते कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन है, प्रियम्बल की बातों को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ये आप नहीं क्लेम कर सकते। उसके बाद बोला गया है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एड। कैन नॉट, पहली बात तो मैं कैन नॉट को अंडरलाइन कर लेता हूँ, उसे इन सर्कल कर लेता हूँ। एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए मैं आपको इसके बारे थोड़ा बता देता हूँ, बट ये एक्चुअली में थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था ऑप्शन बी की वजह से। ये पढ़िए आप, बोला गया है द कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है द एडिफाइस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन द बेसिक एलिमेंट्स मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। कहने का अर्थ यह है कि हमारे संविधान की आधारशिला जो है वो प्रियम्बल के बेसिक बातों के आधार पर रखी गई है, और ये बिल्कुल सही बात है। हमारे प्रियम्बल का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ये आपको ब्रीफ जिस्ट दे देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन बातों का अमल करना है और कौन कौन सी चीज़ें हमारी पॉलिसी के अंदर देखी जाएगी। तो यहाँ पे फिर आपका कौन सा आंसर बनता है? आंसर तो मैंने आपको बता दिया है डी, यानी इसका मतलब ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात कहीं ना कहीं लिखी गई है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट था, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ ही बातों को शामिल किया गया और अभी तक एग्जैक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिटरमाइन नहीं किया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल आ सकती हैं। टाइम टू टाइम इंटरप्रिटेशन के आधार पर जो जो बातें आती हैं उन्हें उसमें शामिल कर लिया जाता है। तो इसका फिर तो आंसर मैंने बता दिया, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये बिल्कुल सही बात है। ये इनिशियली ये जो वर्ड है सेक्युलर, ये हमारे प्रियम्बल में नहीं था। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? पता होगा आपको, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा सेक्युलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट, इन 3 वर्ड्स को शामिल कर लिया गया था। तो फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया सही है। सेकंड जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर, ये थोड़ा डाउटफुल था बट ये फिर सही हो जाता है क्योंकि ये गलत है। प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये भी सही है। प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। आपको ये बताना है क्या फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिएबल है, ये तो आप तुरंत ही बता दोगे, ऑब्वियसली है। तो DPSP भी है या नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसके बाद जो भी आपको चीज़ें इनसे रिलेटेड आती हैं वो आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी से जो रिलेटेड बात थी वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सम असिस्टेंट एड इंटरप्रिटेशन मे बी टेकन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इंश्राइंड इन द प्रियम्बल। कहने का अर्थ ये है कि जहाँ पे वेयर द टर्म्स यूज्ड इन एनी आर्टिकल आर एम्बिगुअस और कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग। यानी अगर आर्टिकल में कोई बात एम्बिगुअस है, यानी 2 अर्थ निकल रहा है उस बात का, तो प्रियम्बल की बातों को एज एन इंटरप्रिटेशन यूज किया जा सकता है। यानी प्रियम्बल में लिखी चीज़ों के आधार पर समझा जा सकता है कि इस बात का वास्तविक मतलब क्या है। ठीक है, ये बात जो है वो बेरूबारी यूनियन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था।
अब आगे बात कर लेते हैं कि क्या जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हुआ था। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है बेरूबारी यूनियन केस 1960 की बात। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल जो है वो माइंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की जो माइंड है, जो बेसिक आइडिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, वो दर्शाता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बस इसे जो इंटरप्रिटेशन के जैसा यूज किया जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ, 1973 का हमारा माइलस्टोन केशवानंद भारती का केस निकल करके आया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के जजमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया और ये कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अपने पूरे के पूरे जजमेंट को ही रिवर्स कर दिया गया। इट ऑब्जर्व दैट द प्रियम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। प्रियम्बल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ ग्रांड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल। राइट। उसके बाद फिर से LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में निकल के आया। यहाँ पे ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही कहा कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। और दो तीन बातें आपको नोटिस करनी है। प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ना ही ये लेजिस्लेचर के शक्तियों का स्रोत है, ना ही ये लेजिस्लेचर के शक्तियों को अंकुश लगाता है। ये नॉन जस्टिफिएबल है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इन्हें इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। और आइए एक दो कंफ्यूजिंग डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं प्रियम्बल से रिलेटेड। ये देखिए CSE 2020 का क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था इनिशियली। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नॉट लीगल इफेक्ट। नॉट अ पार्ट। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये निकल करके आ गया है कि प्रियम्बल पार्ट है, तो नॉट अ पार्ट तो कट गया। अब ये बात बचती है कि क्या सेम लीगल इफेक्ट है या नहीं। सो हमने यहाँ पे बी को तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया हमने। ठीक है, आगे ये बात जो बोली गई थी कि बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, ये भी गलत है। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ सेम लीगल इफेक्ट, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। यानी अदर पार्ट्स के मुकाबले ये इंडिपेंडेंट है और लीगल इफेक्ट नहीं है। ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़्यादा एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स बन जाते हैं, मगर बट अगर आपको क्लैरिटी है पूरी तरह से तो ही फिर ये आप आंसर कर लोगे। एक और पर्टिनेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने ये है कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, अगर हाँ तो किस आर्टिकल के अंदर। तो इसे आप ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये बताया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, बेरूबारी यूनियन के बाद। तो उस टाइम पे ये बोला गया था कि जब ये पार्ट ही नहीं है तो आप इसे अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जब इस जजमेंट को गलत ठहराया गया केशवानंद भारती केस के द्वारा, तो चूंकि ये अब इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, तो आर्टिकल 368 के अंदर प्रियम्बल में चेंज तो किया जा सकता है बट बेसिक फीचर्स का हनन नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है। बेसिक फीचर वाली जो बातें हैं, जो चीज़ें हमारी आधार स्तंभ है संविधान की, उन बातों में बदलाव नहीं किया जा सकता। क्या अभी तक अमेंड हुआ है? हाँ, हुआ है। किस अमेंडमेंट में? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में प्रियम्बल के अंदर चेंजेस किए गए हैं। कौन कौन से वर्ड को इंक्लूड किया गया? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which one of the following statement with regard to directive principle of a state policy is not correct? They are not enforceable, बिल्कुल सही है। दे कैन ओवरराइड ऑल द बिल्कुल नहीं। फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSP की बात जब भी की जाएगी तो फंडामेंटल राइट हमेशा प्रिवेल होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, उसे हम देखेंगे। दे कैन बी रिलेटेड टू, यस, ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस से बिल्कुल रिलेटेड है और फ्री लीगल एड की बात भी इसमें की जाती है। ये तो ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, ये आप पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे पढ़िए, द जस्टिसेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड नॉन जस्टिसेबिलिटी ऑफ DPSP एंड द मोरल ऑब्लिगेशन जो है वो DPSP को बचाने का। इन बातों पे काफ़ी ज़्यादा टसल देखने को मिला। चंपाकम दोराई राजन केस जो 1951 में आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट की ये बात सामने आई कि जब भी फंडामेंटल राइट और DPSP का हनन होगा, फॉर्मर वुड प्रिवेल, यानी फंडामेंटल राइट को ही सही माना जाएगा अगर टसल होता है तो। इट डिक्लेयर दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव टू कन्फॉर्म टू एंड रन एज सब्सिडरी टू फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट का सहायक बन के DPSP काम करेगी। बट इट ऑल्सो हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी इसे बदलाव भी किया जा सकता है फंडामेंटल राइट में। और इस तरह से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट्स देखने को मिले। उसके बाद ये बोला गया है 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और अब्रीज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं किया जा सकता है। द पार्लियामेंट रिएक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन गोलकनाथ केस, और ये बोला गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला करके
जिसमें ये बात डिक्लेयर की गई कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ला करके किसी भी फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट लॉ बना करके उसका हनन कर सकती है। बट ये बाद में चेंज हो गया, आपको पता होगा केशवानंद भारती केस के बाद। यहाँ पे आप पढ़िए, नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चन इन एनी क्वेश्चन। ये तो पहले निकल करके आया था, बट बाद में फिर यहाँ पे केशवानंद भारती केस के बाद इसे बोला गया कि आर्टिकल 31C जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड है इस ग्राउंड पे कि जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है और आप जुडिशियल रिव्यू के पावर को नहीं ले सकते। ये डिफरेंसेस हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स के बीच, इन्हें आप पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्सनल लिबर्टी इज नॉट करेक्ट। पढ़ लीजिए आप ऑप्शंस। A state does not have the authority to deprive any person within the territory of India of his or her personal liberty without any rational basis। बिल्कुल सही बात है। स्टेट का मतलब यहाँ पे इंडिया से है। इंडिया डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिप्राइव, यानी स्टेट मतलब बेसिकली जो बात है वो ये है कि जो इंडिया टेरिटरी के अंदर जो भी पर्सन है उसके पर्सनल लिबर्टी को बिना किसी रेशनल बेसिस के आधार पे नहीं लिया जा सकता। बेसिस ऑफ डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ हिज और हर पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी इन अकॉर्डेंस एंड प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। ये कानून के तहत ही किया जाएगा। पर्सनल लिबर्टी को रीट के द्वारा सिक्योर भी किया गया है। द मेजोरिटी व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास कोर्ट इन्वेंटेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये गलत है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस केस के द्वारा नहीं इन्वेंट किया गया है। देखिए, चेंज ऑफ सिचुएशन इन इंडिया, मेनका गांधी केस के बाद मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21 मस्ट बी राइट एंड जस्ट एंड फेयर एंड नॉट आर्बिट्ररी, फैंसीफुल और ऑपरेसिव, अदरवाइज इट वुड बी नो प्रोसीजर एट ऑल एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 21 वुड नॉट बी सेटिस्फाइड। आर्टिकल 21 का इसलिए महत्व बढ़ जाता है, राइट एंड जस्ट एंड फेयर की बात की जाती है। यानी कोई भी लॉ ऐसा नहीं होगा जो, मतलब कोई भी जो कानून है वो ऐसा नहीं होगा जो एक्सेसिव हो, आर्बिट्ररी हो। ठीक है, नाउ आगे बढ़िए। तो फिर अगर हमने इस केस के द्वारा अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं लाया गया तो कहाँ से फिर लिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ये USA के संविधान से लिया गया था। द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गिव देता है वाइड स्कोप ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट प्रोटेक्शन टू द राइट ऑफ इट्स सिटीजन। इट कैन डिक्लेयर लॉ वायलेटिव ऑफ दीज राइट्स वॉइड नॉट ओनली ऑन सब्सटेंसिव ग्राउंड ऑफ बीइंग अनलॉफुल बट ऑल्सो ऑन प्रोसीजरल ग्राउंड ऑफ बीइंग अनरीजनेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इन एवरी स्टेट। किस चीज़ की बात नहीं बोली गई है? ये आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए। अ नगर पंचायत, अ म्यूनिसिपल काउंसिल, अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और अर्बन पंचायत। तो देखिए, म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर आर्टिकल 243P में बोला गया है कमिटी का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन किया गया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात की गई है। और यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो म्यूनिसिपल एरिया, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, पॉपुलेशन, इन चीज़ों को भी डिफाइन किया गया है। और आर्टिकल 243Q में क्या बोला गया है? हाँ, अब पढ़िए आप। आर्टिकल 243Q में ये बोला गया देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूशन इन एवरी स्टेट। किन क्या क्या चीज़ें हर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी? एक नगर पंचायत जो ट्रांजिशनल एरिया होगा, उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और तीसरी बात है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर लार्ज अर्बन एरियाज। तो अभी हमने क्या देखा? नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये तीन चीज़ें तो हैं, बट अर्बन पंचायत की बात कहीं भी नहीं लिखी गई है। तो इसका आंसर क्या बना? डी। यही बोला गया था कि कौन सा प्रोविज़न नहीं है। सो बस इतने ही क्वेश्चन थे CAPF 2021 में पॉलिटी सेक्शन से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल सेक्शन में जाके और भी वीडियोज़ इस तरह के देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री की भी CAPF 2021 की इसी तरह की वीडियो लाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें और मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए।